नमस्कार, मैं हाँ अशोक जी। व्यास हूँ और मेरे साथ अस्थिर भाव लिए हुए लक्ष्मण व्यास जी हैं और स्थिर भाव लिए हुए डॉक्टर गोविंद पारिक हैं। लक्ष्मण जी जुड़ रहे हैं चित्तौड़ से, गोविंद जी जुड़ रहे हैं जयपुर से और हम तीनों एक युग में जुड़े हुए थे जोधपुर शहर में, आकाशवाणी जोधपुर से। बात खुशियों की करने की आई और किस तरह से हम खुशियों को चुन सकते हैं जीवन में, उसके बारे में चर्चा करने का एक्सक्यूज ऐसा बना। गोविंद जी ने एक आर्टिकल लिखा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के बारे में। तो 20 मार्च का दिन विश्व प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसन्नता की बात करते हुए गोविंद जी और लक्ष्मण जी अगर हम थोड़ा सा हल्के फुल्के ढंग से याद करें तो एक पिक्चर का संवाद था, आज खुश तो बहुत हुए होगे तुम। तो ये अमिताभ बच्चन सीधे संबोधित भगवान को कर रहे होते हैं। तो भगवान की खुशी का ध्यान भक्त रखता है, अपने साथियों की खुशी का ध्यान भी हम रखते हैं, पर हम अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं कि नहीं, इसके बारे में जब मैं बात करूंगा। क्या होता है जब कोई प्रेम में अस्थिर होता है ना बहुत तो प्रेम की प्राथमिकता थोड़ी कम हो जाती है। तो स्थिरता से हम बात को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं गोविंद जी आपसे। आपको कौन सी बातें हैं जो प्रसन्न करती हैं? अशोक जी, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा विषय चुना है, चूज़ हैप्पीनेस। ये आपने जो विषय चुना ना, ये मुझे प्रसन्नता दे रहा है पूरा। अच्छा विषय है और आपको भी ये सुन कर के अच्छा लगा होगा कि अच्छे चयन के लिए आपको अच्छी बधाई मिली, तो आपकी प्रसन्नता स्वाभाविक है। मुझे प्रसन्नता देने में खुशी हो रही है, आपकी प्रशंसा करने में खुशी हो रही है और आपको प्रशंसा सुनने में खुशी हो रही है। तो ये जो म्यूचुअल एप्रिसिएशन है, वो भी एक खुशी का कारण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि खुशी एक आंतरिक एहसास है। वो आंतरिक ऐसा एहसास अपने को अपनी किसी भी बात से हो सकता है और ये आंतरिक भाव है, जो जिसके लिए किसी एक आदमी की प्रवृत्ति होती है कि वो हर बात से लेकर के खुश हो सकता है, हर बात से लेकर के परेशान हो सकता है, हर बात से दुखी भी हो सकता है। मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, मैं खुद से हो सकता हूँ कि बहुत अच्छा खाना खाया, लेकिन मुझे इस बात का दुःख हो सकता है कि अशोक जी साथ होते तो शायद और ज़्यादा मज़ा आता। तो दुःख थोड़ा-सा एक खुशी की प्रसन्नता का थोड़ा-सा भाव कम हो गया और अगर ये लगे कि हाँ, इसमें एक तड़का और कुछ होता तो वो असंतुष्टि की भावना आएगी, तो शायद उतनी उतनी खुशी और तृप्तता का भाव नहीं देगा। कुल मिलाकर के कहना यही कहना चाहता हूँ कि खुशी एक आंतरिक भाव है और जैसे लक्ष्मण जी को हाँ, खुशी हो रही है बार-बार हमें प्रेम बदलने की, तो ये बिल्कुल। भाव है। तो ये प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का जैसी मन की प्रवृत्ति होगी, उसी तरह की स्थितियाँ उसके अनुरूप अपनी प्रसन्नता और खुशी का एहसास हम कर सकते हैं। खासतौर पर बात ये है कि हमारी जो भारतीय समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, वो तो हमें सदैव खुश होने के लिए प्रेरित करती है और अपनी खुशियों के लिए प्रसन्नता को वर्ष पर्यंत बनाए रखने के लिए हमारी संस्कृति में अनेक पर्व, त्योहार, अब मैंने सामूहिकता लिए हुए रहते हैं मुझे और खुशी होती है, सामूहिकता। मैं आपको इंटरप्ट करके लक्ष्मण जी की तरफ वही सवाल लेके चलूं। संस्कृति की तरफ बाद में आते हैं, पहले व्यक्तिगत रूप से थोड़ा थोड़ा आपने संकेत दिया कि जब म्यूचुअल एप्रिसिएशन हो यानी सराहना जो है वो भी प्रसन्नता का एक हेतु है। अगर हम ऐसे लोगों से घिरे हुए जो कि अरे ये क्या पहन लिया, ये क्या कर दिया, ये क्या बोल दिया, तो हमारी खुशी में पंचर लग जाता है। पर लक्ष्मण जी आप बताइए, आप किन बातों से खुश होते हैं? बहुत सारी बातें हैं, जैसे अभी ये आप सबसे मुलाकात हो रही है इस समय, ये भी एक खुशी का कारण है। आप जैसे होते हैं वैसा ही, जैसे आईने में अपना अक्स दिखाई देता है तो आप जैसे महसूस करते हैं वैसा ही आपको लगता है। तो अगर आप अच्छे लोगों से अपना आपको सराउंड कर रखा है तो आपको अच्छा ही लगेगा, प्रसन्नता ही मिलेगी, ये वाली बात है। तो अम, आप जैसे हैं वैसा संसार दिखता है, वो बात अपनी जगह सही है। चूज हैप्पीनेस विषय को लेकर हम कुछ ऐसे बिंदुओं को छूने का प्रयास करेंगे जिसमें गोविंद जी और लक्ष्मण जी आपका व्यावहारिक अनुभव भी आएगा। देखिए, संसार हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होता है। सामान्यतः हम अपनी प्रसन्नता को अनुकूलता के साथ मतलब जोड़कर देखते हैं। ये ऐसा नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे, वैसा हुआ तो हम सुखी हो जाएंगे। इस पर काम करने की जरूरत मुझे लगता है जब हम चूज हैप्पीनेस के फ्रेम से देख रहे होते हैं, तो हम कैसे चूज करें। यानी जो जैसे आपने कहा सराहना, अब सराहना नहीं कर रहा है संसार, ये हमारे आसपास के लोग हैं, उनको हम उतने अच्छे नहीं लगे जो हमको पता है, या अन्य लोगों को अच्छे लगते हैं। बहरहाल विषय मैं वहां ले जाना चाहता हूं जहां आप इस पे अपने विचार व्यक्त करें गोविंद जी की। अगर आपके आसपास आपकी खूबियों को देखने वाले लोग नहीं है,
तब भी आपको अपनी प्रसन्नता बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है अशोक जी आपने। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग आपके प्रशंसक होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे, चाहे आप बहुत कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वो किसी न किसी मायने में आपकी आलोचना करके उनको अपने आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति आलोचना करने की है या उनकी प्रवृत्ति नेगेटिव चीज़ें देखने की है। और कुछ लोग जो है अच्छी-अच्छाई चीज़ है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। उसमें आप भगवान कृष्ण जैसे व्यक्ति के अगर चरित्र को में भी हम कुछ कमियाँ तलाशते हैं, तो भगवा जो संपूर्णता है वहाँ भी कुछ कमियाँ तलाश लेते हैं। तो हम ये तो सोच ही नहीं, पहली बात तो हमें खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम भी पूर्ण नहीं हैं, हमारे में भी कमियाँ हो सकती है। और कोई व्यक्ति किसी कारण से हमारी आलोचना कर रहा है, तो उस आलोचना को हमें बहुत ही सहज भाव से लेने की प्रवृत्ति जब विकसित करेंगे, तो शायद हमारी प्रसन्नता उससे विचलित नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम किसी और की आलोचना से खुद प्रभावित होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी प्रसन्नता, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा गड़बड़ आएगा और हम विचलित हो जाएँगे। तो इसलिए प्रवृत्ति हमें अपने आप में ये पनपाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम हर हाल में अपने आप को संतुष्टि का भाव बनाए रखें। ये बात सही है कि हर हर पहलू में हर व्यक्ति कोई भी आप तथ्य लें, उसके हर पहलू में एक तरफ कुछ बहुत अच्छा होगा, दूसरी तरफ कुछ कमी होगी। आज जैसे इस समय अगर आपसे बात कर रहे हैं, तो एक आनंद का विषय है। ये बातचीत आज यहाँ अब रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड होने के बाद ब्रॉडकास्ट होगी, टेलीकास्ट होगी। कई सारे लोग दर्शक इसको देखेंगे, देख करके कुछ लोग प्रेरित हो सकते हैं, कुछ लोग आलोचना भी कर सकते हैं। और लेकिन इसी समय मैं अगर दूसरा काम कर रहा था, मैं एक आर्टिकल और लिख देता, तो एक आर्टिकल लिख करके उसकी भी आनंद की प्राप्ति होती। लेकिन अब अगर मैं ये सोचूँ कि यार मैं इसकी बजाय वो करता तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता। अगर मैं इस तरह के तुलनात्मक फेर में अगर पड़ गया, तो उस स्थिति में वो हमारी प्रशंसा के भाव को विचलित कर सकता है। मेरा कहना ये है कि एक प्रवृत्ति अपनी ये रहे कि हम हर हाल में खुशहाल, हर पहलू की जो अच्छाई पॉइंट है, उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, उसको अगर हम लेके चलेंगे, तो शायद हमारा स प्रसन्नता का भाव स्थिर बना रह सकता है। तो लक्ष्मण जी, गोविंद जी जो बातें कह रहे हैं उनसे असहमत न होते हुए उनकी बारीकियों में चलते हैं थोड़ा। जैसे कि उन्होंने कहा कि तुलना नहीं करें, और साथ में जो बात उन्होंने कही कि आप जो कर रहे होते हो उस वक्त अगर आप ये सोचो कि मैं ये नहीं करके कोई और कर रहा होता, तो आप वहां पे वर्तमान में उपस्थित नहीं होते। जब आप हो ही नहीं तो फिर खुश कैसे रहोगे? तो खुश रहने के लिए वर्तमान में रहना जरूरी है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि ये हो नहीं पाता है। जो माइंड है वो कहीं ना कहीं जा रहा होता है। आप उसको किस तरह व्यवस्थित करते हैं लक्ष्मण जी? सही कहा, जैसे गोविंद जी ने कहा था, गोविंद भाई ने, कि ये आंतरिक है प्रवृत्ति आपकी, प्रसन्न होने की जो होती है। बाहरी कारक इसको प्रभावित न करें, तो आप मतलब यूँ समझिए कि ऊपर वाले ने आपको बनाया ऐसा है, प्रसन्न भाव से बनाया है, प्रसन्न है आप। फिर बाद में कुछ दुनियादारी हो जाती है जिसमें वो तुलनात्मक चीजें और बहुत सारी कंपटीशन और वो सब चीजें जुड़ जाती है, तो वो आपने परत जमती है आपकी वो प्रसन्नता पे। तो वो जो कृत्रिम परत जमती है उम्र के साथ साथ, उसको हटाएं। जैसा आपको ऊपर वाले ने भेजा है, प्रसन्न भाव से भेजा है, वो प्रसन्नता आपके पास छलकनी चाहिए। बच्चा जो होता रोता है, लेकिन जब वो हंसता तो उसकी मुस्कुराहट का मुकाबला नहीं होता है। और अधिकतर बच्चा जो होता है प्रसन्न भाव में रहता है। भूखा होता तो अलग बात है, और न वो प्रसन्न भाव से किसी भी देख को कौतूहल भाव से देखता है, ये भी है, ये भी है। तो वो जो आंखों में चमक होती है ना, जबकि पहली बार देख रहा हो जैसे किसी भी चीज को, इस दुनिया से जो परिचय पा रहा हो, कितना प्रसन्न भाव से रहता बच्चा। हम उसी को बचाए रखें, दुनियादारी में न उलझे इतना, तो हम प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बनाया है, ऐसा ही है। ये बात इन्होंने इतनी अच्छी कही कि इसमें मैं ताली प्रसन्नता से बजाए बिना रह नहीं सकता हूँ। तो लक्ष्मण जी जो बात आपने कहा उससे, जैसे हम कई बार होता है ना, कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता तो रीबूट करते हैं तो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से योग के अंदर भी ऐसा है कि एक्शन और रिलैक्सेशन साथ साथ चलते हैं। और जो आपने कहा मूल हमारा जो स्वभाव है वो प्रसन्नता का है। तो चूज हैप्पीनेस का मतलब है कि अपने आप को चुनना है। अपने आप को चुनने के साथ में मैं सुना हुआ जो बता दूं, गोविंद जी कहते हैं भाई हम हमारे अंदर ऐसा आनंद है, ब्रह्मानंद, जो कि संसार का सब कुछ साम्राज्य भी मिल जाए उससे अधिक आनंद मनुष्य के भीतर है। पर हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत सारी परतें हैं। तो लक्ष्मण जी जो बात कह रहे थे उससे मुझे निजाम साहब का, जिनको अभी पद्मश्री मिला है, उनका एक शेर याद आता है कि तेरी आंखें खुदा महफूज रखे, तेरी आंखों में हैरानी बहुत है। तो ये जो विस्मय का भाव है वो हमारा खो जाता है। हम लोग ऐसे मानने लग जाते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। ये मुझे पता है, मैं थोड़ा इस बात को खींच रहा हूं, पर गोविंद जी ये संभव है क्या?
क्योंकि आपने जो कुछ अनुभव किया, एक व्यक्ति के बारे में आपके मन में कुछ धारणा बन गई है, तो आप उसको देखते हो तो आपके अंदर उस तरह के रसायन एक्टिवेट हो जाते हैं कि यार ये बदमाश है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। तो उससे निश्चल भाव से, कोमलता के साथ में, प्रसन्नता और वो वैसी वाली बच्चे वाली मुस्कान कहाँ कहाँ से लाओगे आप? कैसे आप लाते हो? मैंने देखा आप लेके आ जाते हो वैसे। ये मूल प्रवृत्ति है सर। ये हमें मानना ही पड़ेगा कि अगर जैसे किसी व्यक्ति विशेष ने किसी समय विशेष में आपके हित की बजाय कोई ऐसा काम कर लिया हो जिसमें आपका हित नहीं हुआ हो सकता है वो उससे भी ज्यादा गलत कर सकते थे। हो सकता है परिस्थितियां उससे भी ज्यादा विपरीत हो सकती थी, क्योंकि समय है, परिस्थितियां हैं, अलग-अलग सिचुएशंस है। ऐसा कई बार हुआ है किसी एक व्यक्ति विशेष ने किसी मौके पर आपकी आलोचना की है, लेकिन वही व्यक्ति किसी और अवसर पर आपकी प्रशंसा भी कर सकता है। उस समय जब उसने आलोचना की तब आपके भाव उसके प्रति कुछ और थे, लेकिन जब प्रशंसा की तो भाव बदल गए। और ऐसा स्वाभाविक तौर पर होता है, लेकिन इसमें अगर आपने विंडिक्टिव अप्रोच रखी और आपने एक धारणा बना ली, तो धारणा बनाने से तो बचना ही पड़ेगा। हमें अपने आप को किसी परिस्थिति के और उसके अनुसार, जैसे पानी का स्वभाव है उसी स्वभाव के अनुसार, जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, एक बार किसी राजस्थान सरकार के एक मंत्री विशेष ने विशेष कृपा मुझ पर करते हुए मेरा स्थानांतरण जैसलमेर कर दिया। तो अब मैं जैसलमेर के स्थानांतरण पर, ट्रांसफर पर बहुत दुखी भी हो सकता हूँ और मैं उसको उसको प्रशंसा पूर्वक और आनंद पूर्वक भी ले सकता हूँ कि मुझे एक और अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं जैसलमेर जा रहा हूँ। वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के विशेष वर्ग से मैं खूब मिल रहा हूँ। मिल करके मुझे वहाँ पर आनंद, और मैंने यही किया। जी, मैं उस तो समय बहुत बाद में परेशान हो सकता था। तो आप आपको इस कैसे बात का सोचते हैं? एहसास होगा। मैं बिल्कुल। वहाँ उस समय घूमा-फिरा, मैंने एन्जॉय किया और मुझे बाद में लगा कि यार जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। हालाँकि जब तो हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस के साथ जुड़ा हुआ जो विषय, चूज हैप्पीनेस, और उस क्रम में गोविंद जी जो आप बता रहे थे, जैसलमेर की जो पोस्टिंग होना, वहां पे जाना, मुख्य बात यह है कि आशावादी होना और प्रसन्न होना, लक्ष्मण जी ऐसा लगता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो अगर आप निराशावादी हैं, आप देखेंगे कि कोई भी परिस्थिति है, उसमें जो समस्या है वो कैसे तो होएगी नहीं, और सारी दुनिया आपके खिलाफ है, इस प्रकार का अगर भाव रखेंगे तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, दूसरों को भी। तो ये जो आशावादी होना है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अपनी भूमिका निभाते हैं? लक्ष्मण जी से शुरू करते हैं कि आपकी जो परवरिश होती है ना, परिवार में आप जैसा वातावरण देखते हैं, वो आपको आशावादी बनाता है? क्या क्या लगता है आपको मुख्य कारण है? एक मनुष्य, जैसे वो कोटेशन एक रहता था, जो पैसिमिस्ट है वो उठता है, वो कहता है ओ गॉड मॉर्निंग, और जो ऑप्टिमिस्ट है वो उठ के कहता है ओ गुड गॉड मॉर्निंग। सो एकदम फर्क पड़ जाता है। जी लक्ष्मण जी। जी, सही कहा। जैसा कि वो पहले भी बात हुई थी कि आप आपके खुद पे निर्भर करता है, आपका आंतरिक स्वभाव कैसा है, उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि बाह्य कारक तो बदलते रहेंगे। कभी ये होगा, कभी ये होगा, तो बेहतर ये होगा कि आपके मन का ये जो उल्लासित भाव है, उसी को आपके ऊपर रहने दें हावी हरदम, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलेगी। उसका कारण यही रहेगा, हर बार रहेगा। ऐसा नहीं कि हर बार परिस्थिति आपके मैं अनुकूल होगी। मैं वापस पिन पॉइंटेड क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने लक्ष्मण जी। हुँ, ये जो आशावादी होना है वो किस पर निर्भर करता है? ये आपके आप अपने परिवेश के उपज होते हैं। ये जी। स्पष्ट है कि आप अपने परिवेश की उपज होते हैं। आप बचपन से जिन लोगों से अपने आप को घिरे रखते हैं, ये उन लोगों की नेमत, आशीर्वाद, उनका जीवन के प्रति कैसा आउटलुक है, वो आप तक पहुँचता है। तो आप उसी से आप ये आपकी अपब्रिंगिंग होती है, इस तरह ग्रूमिंग होती है, तो फिर आप सीख जाते हैं कि जीवन के उतार-चढ़ाव को कैसा सहन कर ये कैसे बहुत महसूस जी। करें उसको, अच्छे कोई भाव और से ले कोई भाव से और ले। कारण जोड़ना चाहेंगे आप लक्ष्मण जी इसके साथ? परिवेश का ही है, और आप परिवेश आपका जो प्रवृत्ति होता है करता है, परिवेश जो आपका आसपास होता है, ट्रेनिंग आपके परिवेश से ही होती है। आपके मन में स्पार्क हो सकता है कि वो हो उस और आप उद्यत हो अच्छी चीज की ओर, प्रसन्नता की ओर उद्यत हो, क्योंकि बहुतों के बचपन बहुत हार्डशिप से गुजरता, और फिर बाद में कहते हैं नहीं, जो गोल्डन एज थी वो बचपन की थी, लेकिन उनका बचपन तो बहुत हार्डशिप से गुजरा होता, जब उनको बहुत अभाव में जीना पड़ा होता है, लेकिन वो नॉस्टैल्जिक होते हैं क्योंकि फिर बाद में कुछ अचीव भी कर लिया होता है,
तो महसूस करते हैं हाँ नहीं बचपन ही बेहतर था, वैसी खुशी अब नहीं मिल सकती। अब भले आप धन दौलत, तो ये तो स्पष्ट है कि धन दौलत से तय नहीं होती है खुशी, खुशी आपके महसूस करने से धन दौलत खुशी होती लेकिन प्रसन्न तो करती है मनुष्य को। गोविंद जी, आप भी इससे सहमत होंगे। देखिए, जब हम पढ़ना लिखना शुरू कर रहे होते हैं, संसार समाज हमसे अपेक्षा करते हैं ठीक ठाक नौकरी करे, पैसा कमाएगा, हम भी चाहते हैं भी पैसा हो, क्योंकि वो एक शक्ति है, अपने आप में कुछ करने की स्वतंत्रता देता है पैसा आपको। पर पैसे की तरफ जाने से पहले परिवार की तरफ वापस आते हैं, और जैसे लक्ष्मण जी कह रहे थे, जो परिवेश है हमारा, जो अपब्रिंगिंग है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप मतलब एक बच्चे के रूप में भी अपने जीवन को देख सकते हैं, और एक पेरेंट के रूप में भी देख सकते हैं। तो एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है, बच्चों में आशावादी और उनके अंदर आत्मविश्वास हो, उस दृष्टि से पेरेंट्स की भूमिका के बारे में कुछ बताएं। महत्वपूर्ण बात यह है अशोक जी, एक सवाल जो आपने लक्ष्मण जी से पूछा, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा उसमें। परिवेश महत्वपूर्ण है, परिवेश के साथ साथ जो संस्कार, संस्कार भी परिवेश का एक हिस्सा है। लेकिन मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि आपके प्रारब्ध, आपके संचित कर्म, और जो वर्तमान में आप कर्म कर रहे हो, वो भी कहीं न कहीं आपके आशावादी होना या निराशावादी होने के साथ में उसका सीधा संबंध है। कि अगर आप एक ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला भाव है, तो शायद वो आशावाद की तरफ ज्यादा जाएगा। और अगर आप नास्तिकता की तरफ मुड़े में है, तो नैराश्य की भाव उतना उसमें ज्यादा उत्पन्न होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि जो परिवेश मिला, वो परिवेश में उस संस्कारों का, माता पिता का, गुरुजनों का, आपके पड़ोसियों का, आपके परिजनों का, सबका क्वेश्चन है, आप क्या करें पेरेंट के रूप में, वो बताइए। बच्चे में आत्मविश्वास और आशावादी मैंने बने। आपकी पहले उसके जो पहले उस चीज में जोड़ना चाहा था, मैंने यही कहा कि मैं उस बात को जोड़ दूं। और जी। उसके बाद जो आपने पूछा था, निश्चित रूप से मैं जो मेरे उसी बात को कंटिन्यू करूंगा। आपके पॉइंट जो बिल्कुल पॉइंट का क्वेश्चन है, कि उसमें भी यही है कि हर बच्चे का प्रारब्ध है, उसके साथ उसके संस्कार। तो माँ बाप ने 3 बच्चे या 4 बच्चे किसी के हैं, चारों को एक जैसे संस्कार दिए, लेकिन चारों की प्रवृत्तियां अलग अलग हो सकती है। एज ए पेरेंट्स, प्रयास प्रत्येक माता पिता का यही रहेगा कि चारों में अच्छे से अच्छे संस्कार हो, चारों आशावादी हो। लेकिन विरोधाभास तब होता है जब खुद माता पिता में से भी किसी तरह का नैराश्य का भाव उनमें है, तो वो बच्चों में किसी न किसी स्वरूप में जाएगा। और अगर दोनों में भी नहीं है, तो भी आपने ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलेंगे जब माता पिता दोनों ठेठ निराशावादी है, लेकिन बच्चे बहुत आशावादी निकल गए, वो हमेशा प्रसन्नता का भाव लिए हुए हैं। और कई जगह ऐसी स्थितियां भी मिलेगी आपको, जब माता पिता बहुत ही खुशहाल और प्रसन्न स्थितियों में है, लेकिन बच्चों में कुछ अलग तरह की प्रवृत्ति हो सकती है। गोविंद जी ने बिल्कुल ईमानदारी से, कोई पॉलिटिकली करेक्ट होने की दबाव से बचते हुए जो बात कही वो सही है। हम लोग इसी तरह का देखते हैं जैसा वो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम बात कर रहे होते हैं, हम कोई समीकरण ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन समीकरण ढूंढना छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे चलते हैं, जहां पे आप किशोर अवस्था में अपने जीवन को देखते हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा मुस्कुराकर याद करें वो युवतियां जो आपके आसपास होती थी, जिनको देख के आपको लगता है इनसे बात करेंगे तो हमारी प्रसन्नता बढ़ेगी। हो सकता है आपके साथ नहीं हो, पर सामान्यतः भारत में या ऐसा कहीं भी हो, आप अगर सुंदर युवती है या युवतियों से बात करना युवकों के लिए प्रसन्नता का कारक होता ही था। अब इसमें मैं एक और डायमेंशन ले आता हूँ गोविंद जी। क्या होता है कि कुछ लड़के मन में सोचते रहते थे, वो कभी उस लड़की के साथ बात करने या हेलो करने, नमस्ते या कोई बहाना बना के कुछ कर रहे हैं, उन्हें लगता था वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। तो ये जो रिजेक्शन का डर है, वो जीवन में कई स्तर पर अलग अलग रूप में आपकी प्रसन्नता को बढ़ाने में या कम करने में अपनी भूमिका निभाता है। लक्ष्मण जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जो फियर ऑफ फेलियर है या फियर ऑफ रिजेक्शन है, उसका और हमारे प्रसन्नता का चुनने या चूज हैप्पीनेस के साथ क्या रिश्ता है लक्ष्मण जी? तो जो वही बात फिर दोहराते हैं कि अगर प्रसन्नता आपके खुद पे निर्भर करती है, आउटलुक पे, आपके जीवन के प्रति कैसा आउटलुक है उस पर निर्भर करती है। तो मैंने कहा बाह्य कारक बदलते रहेंगे, रिजेक्शन भी उसी का हिस्सा है। तो रिजेक्शन को उसी भाव से लेना पड़ेगा कि आप अनुभव से संपन्न हुए हो, रिजेक्शन भी आपको अनुभव संपन्न बना रहा है। तो तरीका यही है कि आपको उसके परे जाना है, जिसको जो बाधा नहीं है। जो ही समझिए कि एक परीक्षा ले रहा है कोई, आपका परीक्षक है, और तो वो आपको सिखा रहा है, जीवन के सबक सिखा रहा है। तो ये जो भी होते हैं जिसे हम कहें कि तुलना करना, रिजेक्शन होना, फेलियर होना, ये लाइफ के एक सबके जीवन के हिस्से होते हैं।
तो ये जो जीवन का हिस्सा है उसी की तो बात हम कर रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जो जीवन के हिस्से जो है अंदर से ही संतुष्टि जो होता है आपका, आनंद भाव, वो ही आपकी मदद करेगा। जी। और ऐसे लोग आपको अपने आसपास भी मिलते हैं जो जिनके अनुभव से भी आप सीखते हैं, अपने अनुभव को भी उसमें जोड़ते हैं तो और वही रास्ता मैं उसी पगडंडी पर आपके साथ वापस आना चाहता हूँ। देखिए आपके अनुभव में ही रहा होगा, मैं आप दोनों के बारे में अपने बारे में कुछ नहीं कहते हुए, ऐसा होता था कि उस उम्र में कुछ लड़के ऐसे होते वो हर लड़की के साथ आराम से वो बात कर पाते थे। उस समय अधिक ऐसा था, मुझे लगता है अब उतना रहा नहीं है, लड़के लड़कियों के बीच में बात करना पहले से अधिक सहज हो गया शायद। पहले को एजुकेशन भी धीरे धीरे चालू हुआ था भारत में जब हम लोग युवावस्था में आ रहे थे, और कई स्कूल में था भी नहीं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वहां लड़के ही लड़के थे, लड़कियां थी नहीं। तो हमारे अंदर एक और भी रहता था, भाई कहीं बात करें। महाराजा कॉलेज भी था, सिर्फ बॉयज के लिए था, मैं जयपुर में ही पढ़ा था। ये जो एंगल है ना, लक्ष्मण जी कह रहे हैं वो बात सही है कि प्रसन्नता अंदर है वगैरह, ठीक है, लेकिन एक समय होता है जब आपको लगता है ये लड़की अगर मुझसे बात कर लेगी, अपने नोट्स दे देगी, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। वो प्रसन्नता भी सही होती है नहीं होती है, आप उस संदर्भ में। और कोई अगर युवा हमारे मित्र ये बातचीत सुन रहे हो, तो उनको क्या टिप आप दे सकते हैं अपने अनुभव से या ऑब्जर्वेशन से? सर सबसे बड़ी टिप यही है, आपका जो सब्जेक्ट है ना, चूज हैप्पीनेस, सबसे बड़ी टिप वही है कि अगर एक व्यक्ति अपनी हैप्पीनेस चूज करके रहेगा तो रिजेक्शन की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। जो आदमी खुश प्रसन्न चित्त, हर लड़का हो या लड़की हो या परिजन हो या पड़ोसी हो या कार्यालय में ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो आपके सबॉर्डिनेट हो या आपके बॉसेज हो या आपके मित्र लोग हो, अगर कोई व्यक्ति खुद में उसमें हैप्पीनेस है और जो दूसरों को खुश करने की प्रवृत्ति अगर किसी व्यक्ति में है, तो रिजेक्शन की संभावना ही नहीं है। सबसे बड़ी टिप यही है कि आप खुद खुश रहो और दूसरों को खुश करने का प्रयास करते रहो, और दूसरों को अगर ये सब कुछ करते रहे ना, तो रिजेक्शन की संभावना ही नहीं होगी। और अगर रिजेक्शन फिर भी अगर हो गया, तो भी आप अगर खुश हैं, तो रिजेक्शन किसी भी दिन वापस रिवर्स हो सकता है। तो रिजेक्शन लगेगा नहीं। बातचीत के समापन की तरफ बढ़ने से पहले मैं जो जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ होता है विवाह के साथ, उसका थोड़ा सा उल्लेख बहुत संक्षेप में करना चाहता हूँ। 3-4 मिनट का समय शेष है, तो एक तो ज्यादा लंबा ना करें, हैप्पीनेस चुनी हुई है हमने, तो उस हैप्पीनेस तो लखनऊ में एक जोक की तरह वो बात आती थी। प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि प्रिय, मैं शादी के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगी। तो कहता है लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो वो कहती है अरे भाई मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। तो बहरहाल ये तो अब ये बताइए कि पति पत्नी का जो संबंध होता है वो मनुष्य की, मतलब स्त्री पुरुष दोनों की प्रसन्नता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उस दृष्टि से क्या टिप आप देना चाहेंगे लक्ष्मण? हमारे एक स्टूडेंट डायरेक्टर थे, उनके टेबल ग्लास टॉप था, उसके नीचे कोटेशन लिखा हुआ था। पहला था नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, और दूसरा नंबर लिखा था कि बॉस इज रॉन्ग देन रेफर टू रूल नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। टेबल ये बिल्कुल सूत्रात्मक आपने बता दिया है। गोविंद जी, आप यदि कुछ जोड़ना चाहें? सर मैं तो ये कह रहा हूँ, आप हर हाल में खुशहाल रहो। अगर आपको राइट रॉन्ग जो भी मैसेज मिल रहा है, प्रसन्नता का भाव बनाए रखो, तो बस जीवन सहज चलता रहेगा। तो जीवन सहज रहे और स्थितियां ऐसी रहे कि आप अपने भीतर जो हैप्पीनेस को चुनने की समझ और सामर्थ्य दोनों प्राप्त करते रहे, ऐसी मंगल कामनाएं करते हुए बहुत प्रसन्नता से मैं गोविंद जी का और लक्ष्मण जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मित्रों के साथ संवाद करना भी अपने आप में एक प्रसन्नता होती है, और यदि हम भारतीय भाव के साथ चलते हैं तो कहते हैं सारे संसार में या तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे फ्रेंड्स है, या फिर वो है जो हमारे फ्रेंड बनने वाले। तो मैत्री का जो भाव है वो भी मेरे ख्याल से हमारी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। मैं चलते चलते आपके साथ ये भी बात याद करूं कि हम ऐसे लोग जिनसे कि हमारा फिर कभी मिलना हो ना हो, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो भी हमारी पूरी जो प्रसन्नता है उसके साथ उसका संबंध रहता है। कोई कहीं दरवाजा खोलने वाला है, कहीं आप रेस्टोरेंट में गए, वेटर है, या तो एक कोमल भाव के साथ में, थोड़ा सम्मान के साथ में हम बाकी सबसे बर्ताव करते। और इस बात का पुष्टि करने के लिए हार्वर्ड ने कोई रिसर्च भी करी थी, और वो भी कहते थे ऐसे लोगों की उम्र बढ़ती है
जो ऐसे चलते फिरते लोगों को, जैसे पिक्चर आनंद आई थी, वो मुरारी लाल जो था ना, वो मुरारी लाल में भी चूज हैप्पीनेस था वो। हेलो मुरारी लाल। तो चलिए लक्ष्मण जी, आपका बहुत सारी मुस्कुराहट के साथ में आभार, गोविंद जी आपका भी, और आप सब अपने जीवन में प्रसन्नता को चुने, ऐसी हमारी मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।